नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज का जो विषय है ना, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटिव है। ऐसा क्या हुआ सेबी को, जो फिर से जो 36,000 करोड़ का घोटाला कर दिया कंपनी ने, उसके बाद भी सेबी को उसको फिर से मार्केट में काम करने की मंजूरी दे दी गई। पहला तो एक विषय ये रहेगा। दूसरा, आज बाजार थोड़ा सा नेगेटिव में खुला, उसके बाद एक बार को तो लगा 24,800 के नीचे चले जाएगा, और उसके बाद से जो शार्प रिकवरी देखने के लिए मिली मार्केट में, वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क खड़ा करती है कि क्या ये रिकवरी सस्टेनेबल है, और है तो किस लेवल पे है। ये एक विषय देखेंगे। दूसरा, आज HDFC का रिजल्ट है, उनका विश्लेषण करेंगे। रिलायंस का रिजल्ट, रिलायंस ने जैसे जिस तरह से रिलायंस का प्रॉफिट गिरा है, रिलायंस ने गिरने में मुख्य भूमिका निभाई है। वहीं जहाँ रिजल्ट सेशन की शुरुआत हुई है, तो रिजल्ट सेशन में आधे से ज़्यादा जो रिजल्ट है वो मिले जुले आंकड़े दिखा रहे हैं। बंधन है, बंधन के नतीजे मिले जुले आए हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के भी जो नतीजे आए हैं वो मिले जुले आए हैं, उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। थोड़ा सा शुरुआत करते हैं आज हमारे गिरने वाले इंडाइसिस कौन कौन से रहे। साथियों, अगर बात करें गिरने वाले इंडाइसिस में, तो FMCG जो इंडेक्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। FMCG फास्ट मूवर कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने विप्रो हैं, TCS है, इन्फोसिस है ना, HCL टेक है, या टेक महिंद्रा है, या तुम्हारा फिर PSU बैंक है, सेंट्रल बैंक है, या बैंक ऑफ इंडिया है, या स्टेट बैंक है, ये सब गिरने में मुख्य रोल प्ले किया उन्होंने। मेटल भी गिरा थोड़ा सा। अगर ये मान चलो किन कौन से सेक्टरों पे, रियल्टी वाले सेक्टरों पे दबाव नहीं देखने के लिए मिला, उनको लेकर के ऑटो रिलेटेड जितने स्टॉक थे उन्हें कहीं ना कहीं हरियाली और उन्हीं में फास्ट रिकवरी देखने के लिए मिली। थोड़ा सा आज FII और TII के जो आंकड़े हैं उन पर नज़र डाल लेते हैं। आज जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं, मतलब FII, उन्हें लगभग 1678 करोड़ रुपए की बिकवाली की। मतलब आज भी बिकवाली की है, समझ लो। और अगर हम बात करें DII की, मतलब घरेलू संस्थागत निवेशक की, तो उन्होंने आज थोड़ा सा हरियाली भरा माहौल दिया। आज उन्होंने कितनी 3578 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। मतलब कहीं ना कहीं बाजार में एक सेंटीमेंट तो ये दिखा रहा है कि बाजार डर रहा है, दूसरा सेंटीमेंट ये दिखा रहा है कि बाजार में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है, इधर ध्यान रखो। पहला विषय, आज साथियों छोटा वीडियो थोड़ी सी छोटी होगी, कारण है कि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सही नहीं है। आगे बात कर लेते हैं आज सोना और चांदी पे। सोने का जो भाव है वो 99,400 रुपये में बना हुआ है। वो बात करें चांदी की, तो चांदी 1,14,200 पे बनी है। मतलब वो भी अपने आप को सस्टेनेबल करके रखी है। अगर बात करें हमारे रुपये की, मतलब रुपया हमारा मार्केट में क्या ट्रेड कर रहा है, तो 86 रुपये 35 पैसे पे हमारा रुपया आ गया है। मतलब रुपया हमारा कमज़ोर हुआ है एज अ डॉलर के मुकाबले। बात करें डॉलर इंडेक्स की, तो साथियों डॉलर इंडेक्स 98 रुपये कुछ पैसे पे आ गया है। कारण डॉलर इंडेक्स मजबूत हो गया, इसलिए हमारा रुपया कमज़ोर हो रहा है। और रुपया कमज़ोर होने के पीछे अगर तो एक दो फैक्टरों पे और नज़र डाल ली जाए, तो सबसे मुख्य वजह निकल के आएगी जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं उनकी बिकवाली। और वो क्यों बेच रहे हैं, वो आपने देखा, नमूरा ने भी रिजल्ट निकाले। नमूरा ने अपने भारत पे जो और सिटी ने भी भारत को डिग्रेड कर दिया, नमूरा ने भी। उसके चलते हम FII की बिकवाली बढ़ रही है। FII अभी खरीद नहीं रहे, बेच रहे हैं, जिसके बेचने से जो वैल्यू ऑफ टर्म्स है उसमें रुपया बाहर जा रहा है, हमारा रुपया कमज़ोर हो रहा है डॉलर के मुकाबले। तो इसलिए बास्केट ऑफ करेंसी में डॉलर मजबूत हो गया, मतलब 98 रुपये कुछ पे चला गया है। बात करें क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल थोड़ा सा 67-68 डॉलर पे अभी बना हुआ है, इसलिए घबराने वाली बात है। विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स, जो कि पूरी मार्केट में वॉलेटिलिटी दर्शाता है, वो अभी हमारा 11.66 पे बना हुआ है, इसलिए घबराने वाली बात है नहीं। अब बात कर लेते हैं भारत और अमेरिका की डील कहाँ तक पहुंची। साथियों, भारत और अमेरिका की जो डील है ना, वो पांचवें दौर की जो बातों की मीटिंग है ना, वो लगभग पूरी हो चुकी है। लेकिन ये केवल बातों की जमा खर्ची कर रहे हैं, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो रहा। ना तो डील हो रही है भारत और अमेरिका के बीच में। डील ना होने से जो FII है वो तो बिकवाली रोक ही नहीं रहे, साथ में जो DII है वो भी कोई ज़्यादा खरीदारी कर नहीं रहे। जो अंतिम चरण में जो अभी रिकवरी दिखी है, रिकवरी कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता है सस्टेन करेगी। अगर कोई डील को लेकर पॉजिटिव खबर आ जाती है तो भले ही कर जाए, अन्यथा मेरे को नहीं लगता। बात करें आज अगर बैंकिंग को, तो बैंक में काफ़ी जो जिसको बैंकिंग सेक्टर को संभालने के लिए मौका दिया, वो दिया ICICI बैंक ने। मतलब अगर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को देखोगे और HDFC बैंक को देखोगे ना, तो दोनों के दोनों नतीजे है ना बेहद ख़राब हैं। NPA बढ़ा है, प्रोविजन बढ़ा है।
प्रोविजनल बढ़ा है, एनपीए बढ़ा है, साथ में जो लोन की ग्रोथ है ना साथियों वो घट गई है। लोन की ग्रोथ इन द सेंस, अगर पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष में जो आदमी लोन ले रहे थे ना, उनकी जो ग्रोथ थी ना वो थी 16% के आसपास, और वो अभी घट के रह गई है 9% के आसपास। अब आप सोच रहे होंगे कि यार 9% तो रह गई है, क्या दिक्कत है? दिक्कत है साथियों। दिक्कत क्या है? देखो, जब आप बैंकिंग सेक्टर को, बैंकिंग प्रणाली को पढ़ोगे तो ये जानोगे कि जैसे जैसे बैंकों की प्रोविजनिंग बढ़ते हैं, एनपीए बढ़ते हैं, नॉन परफॉर्मेंस एसेट, मतलब जो पैसा बैंकों ने दिया है वो पैसा वापस नहीं आ रहा। उस कंडीशन में होता क्या है कि जब बैंकों की प्रोविजनल बढ़ जाते हैं, एनपीए बढ़ जाते हैं, तो बैंकों की जो प्राइस टू बुक वैल्यू के रूप में महंगा हो जाता है, क्योंकि उनके प्रॉफिट घट जाते हैं। और जब बैंकों के प्रॉफिट घट जाते हैं तो बैंक क्या करता है कि उसका एनआईएम पे दबाव आता है, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है ना, जब उसका प्रोविजनिंग बढ़ाएगा तो एनआईएम पे दबाव होगा, और एनआईएम पे दबाव आएगा सबसे पहले क्या करेगा बैंक? बैंक का जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ना वो गड़बड़ हो जाता है। मतलब जब एक तरफ बैंक सिक्योर्ड लैंडिंग की ओर जा रहा है, मतलब प्रयास कर रहा है कि जो मैं पैसा दे रहा हूँ सिक्योर दूँ, मतलब किसी को भी होम लोन के रूप में, कार लोन के रूप में, ये पैसा जनरली क्या होता है साथियों, सिक्योर लोन माना जाता है। मतलब किसी का अगर आपने घर के ऊपर लोन दिया है तो वो अगर घर छोड़ के तो नहीं जाएगा ना, घर को सिर पर धर के ले जाएगा। तो घर जो है ना बैंक के पास में मॉर्गेज के रूप में रखा है, मतलब वो सिक्योर लोन है। और बैंक क्या करता है फिर उसको रिस्क में देने लगता है, किसी को प्राइवेट लोन दे देगा। मतलब किसी की शादी हुई, अपनी घरवाली को स्विट्जरलैंड घुमाने ले जाना चाह रहा है तो वो क्या करेगा, पर्सनल लोन ले लेगा। और पर्सनल लोन में जनरली रिस्क ज़्यादा रहता है, क्योंकि खाया पिया उड़ाया काम खत्म। बैंक के पास में रिस्क नहीं है, मतलब कुछ मैनेज नहीं है। सपोज करो किसी ने, मैं बैंक हूँ ऐसा समझ लो, और मेरे से सामने वाला व्यक्ति, दो आदमी खड़े हैं। एक आदमी मेरे से बोल रहा है मेरा घर गिरवी रख लो और मुझे 1 लाख रुपए दे दो। एक आदमी बोल रहा है मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है, मुझे 1 लाख रुपए दे दो, मुझे अपनी लुगाई को ले जाना, शिमला घुमा के लाना है। तो वो तो लुगाई को ले जाएगा, शिमला घुमा लाएगा, तो वो पैसा मैं रिकवर कहाँ से करूँगा? तो बैंक का जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो बिगड़ जाता है। बैंक क्या करते हैं फिर पर्सनल लोन की तरफ ज़्यादा जाने लगते हैं, क्योंकि उनके एनआईएम पे दबाव पड़ने लगता है। और एनआईएम पे दबाव पड़ रहा है क्यों? क्योंकि जो लोन ग्रोथ है वो लोन ग्रोथ घट रही है। और जिस तरह से जो कासा रेशियो है, कासा रेशियो गड़बड़ हो रहा है। कासा रेशियो मतलब करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट रेशियो। जब आरबीआई अपने रेपो रेट घटाता है तो बैंकों में रखने वाले जो एफडी के रूप में पैसा रखते हैं ना वो कम हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि यार मतलब ही नहीं रखना ना कुछ। मतलब हमने अभी, हम सपोज करो एफडी कर रहे थे, हमें मिल रहा था 9% का इंटरेस्ट। हमने 10 लाख रुपए बैंक में एफडी कर दिए, मतलब हमें 1 लाख रुपए या 90,000 रुपए साल के मिलेंगे। लेकिन अब बैंक ने क्या किया, रेपो रेट घटा दी, रेपो रेट घटा के आधी कर दी, तो अब हमें मिलेंगे 5,000। तो यार 5,000 रुपये, 1 लाख रुपये, मतलब 10 लाख रुपए अगर बैंक में रखते हैं तो 50,000 मिलेंगे। और लेकिन जब मतलब ब्याज दर ज़्यादा थी उस समय पर क्या मिल रहे थे हमें, 90,000। तो जब हमें ब्याज दर कम मिलेगी तो हम जो सेविंग अकाउंट वाला रेशियो है ना वो गड़बड़ हो जाएगा बैंकों का। तो लोग बाग बैंकों में एफडी के फॉर्म में पैसा नहीं रखेंगे। पैसा नहीं रखेंगे तो बैंक के पास में लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाएगी। लिक्विडिटी मतलब पैसा। और जब बैंक के पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा, दूसरा आरबीआई भी क्या कर रहा है, जो उन आरबीआई के पास में गवर्नमेंट सिक्योरिटी पड़ी है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंकों से उठा रहा है कि लाओ आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दो, इसके बदले में आप हमसे पैसा ले लो। तो उस कंडीशन में बैंक के पास में पैसे की अधिकता हो गई, तो बैंक क्या है ना कि जो सिक्योर बोरोइंग नहीं है उनकी तरफ भी चला जाएगा। तो इस तरह से एक समस्याएं जो है ना वो बैंकों की तरफ बढ़ती जा रही हैं। दूसरा जेन स्ट्रीट, जेन स्ट्रीट जो कि आप सभी जानते हैं, बैंक एक तरह से अमेरिका की फर्म है और वो भारत में ट्रेडिंग करती थी, जिसने 43,500 करोड़ रुपए एक तरह से एफएनओ की जो बैंक निफ्टी है उसको मोनोपोलेशन करके कमाए थे। और उससे हुआ क्या था कि लगभग रिटेल निवेशक होगी, जो कि समझदार निवेशक होते हैं, जिन्होंने पानी के टप पे खड़ा था, किसी ने बोल दिया एक काम कर तो 1 लाख रुपए डाल, अगले महीने करोड़पति। ऐसी वाली कंडीशन सुनकर लोगों ने पैसा लगाया और लगभग 36,500 करोड़ रुपये उन्होंने कमाए। और उसमें सेबी ने उनके ऊपर जो 4,843 करोड़ रुपए का जुर्माना किया। अब ऐसे सुनने में आ रहा है कि उन्होंने सेबी का 4,843 करोड़ रुपए जमा कर दिया है और सेबी ने उनके ऊपर से बैन हटा दिया है। तो इसके पीछे क्या मंशा है सेबी की? देखो साथियों, इसके पीछे क्या है ना, जो ब्रोकर हैं, चाहे ब्रोकर उसमें एंजल वन है, ग्रो है, जीरोधा है, एपिस्टोक है, शेर खान है, मोतीलाल ओसवाल है, डिफरेंट जितने ब्रोकर हैं, फुल सर्विस ब्रोकर या डिस्काउंट ब्रोकर, उनकी जो वॉल्यूम है ना, उनके वॉल्यूम में साथियों 20% से ज़्यादा की कमी आई। 20% से ज़्यादा की कमी आई का मतलब क्या है कि सपोज करो उनकी जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है, उस अकेला केवल ब्रोकर ही पैसा नहीं कमाता। जब एफएनओ कोई करता है ना, फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो उसमें जो 1% का टीडीएस करता है वो गवर्नमेंट के पास में जाता है। फिर जितनी ट्रांजेक्शन वैल्यू होती है वो अलग, मतलब किसी न किसी रूप में सरकार के पास में जाती है, कुछ ब्रोकर के पास में जाता है। तो इस कंडीशन में हो क्या रहा था कि 20% से ज़्यादा जो वॉल्यूम घट गई थी, और वॉल्यूम घटने से कहीं ना कहीं ब्रोकर भी चिंता में थे कि यार अब करा क्या जाए। और सेबी का काफ़ी दिन से, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सेबी की
और ब्रोकरों की जो है डीलिंग चल रही है, मतलब आपस में बात चल रही है कि सेबी ये बोल रही थी कि जो हफ्ते में एक वीकली एक्सपायरी होती है उसे ख़त्म करने जा रहे हैं। लेकिन ब्रोकरों का कहना ये था कि आप जो एफएनओ करते हैं ना उनके ऊपर कुछ क्राइटेरिया फिक्स कर दो कि उसका बैंक बैलेंस इतना होना चाहिए या उसका जो वॉल्यूम का लोट है वो इतना होना चाहिए, इस तरह से कुछ बढ़ा दो, उसके बाद ही आप ऐसा कुछ करो। ब्रोकर और सेबी के बीच में रस्साकसी चल रही थी। हाल के जो जैन स्ट्रीट है, जैन स्ट्रीट ने 4,843 करोड़, मतलब लगभग मोटा मोटी 4,900 करोड़ रुपए का जुर्माना भर दिया और वो फिर से मार्केट में आ जाएगी, जिससे वॉल्यूम बढ़ेगी। लेकिन इस बार सेबी को सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से जैन स्ट्रीट ने घोटाला किया कि भाई आप एक तरह से मोनोपुलेशन कर दिया, 50-50 हज़ार करोड़ की बाइंग करते हो, फिर वन फाइन डे मतलब शाम के टाइम उसको सेल कर देते हो, इतनी शार्प गिरावट आती, इतनी शार्प रिकवरी आती। तो जो एल्गोरिथम से काम करते हैं, जो ब्रोकर अपने मतलब जिनके पास सिस्टम है उनकी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो डिस्काउंट मतलब समझ लो कोई काम का आदमी है, रिजेक्ट माल है, मतलब जो आदमी पानी का ठप पकड़ा। सबसे समझदार निवेशक मैं रिटेल निवेशक को इसलिए बोलता हूँ क्योंकि उसे पढ़ना नहीं है, उसे दिमाग नहीं लगाना, उसे केवल इतना दिमाग लगाना है कि सीता गाना गाती है राम खाना खाता है। आज भी हमारी जो फाइनेंशियली एजुकेशन है वो लगभग 32% है। और अगर हम बात करें ना कि जो एजुकेशन और लिटरेसी है, मतलब जो जितने लोग शिक्षित हैं, हमारे यहाँ आज भी 80%, मतलब भारत में 80% है शिक्षित लोग। लेकिन शिक्षित और फाइनेंशियली शिक्षित उसमें फ़र्क है। हमारे यहाँ हमारे स्कूलों के जो सर्कुलेशन है, जो बच्चों को पढ़ाए जाने वाला जो चैप्टर है ना, कोई भी फाइनेंस का कोई चैप्टर ही नहीं है। मतलब समझ लो बच्चा उसे ये लगता है कि मैं पढ़ लूँ उल्टी कर दूँ। ये कब शुरू हुआ? ये हुआ था 1835 में। 1834 में जो लॉर्ड मैकॉले था वो यहाँ पे आया, उनने भारत की शिक्षा पद्धति देखी। भारत की शिक्षा पद्धति इतनी अच्छी थी, जहाँ पे आपने देखा होगा अशोक सम्राट, अशोक मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य सम्राट, आचार्य चाणक्य, ऐसे ऐसे विद्वान पैदा हुए। उनकी क्या बुद्धि का विकास होता था। और अभी जब से ये आना चालू हुआ, मतलब जो शिक्षा पद्धति आई तो गुरुकुल का नाश कर दिया, बच्चे गुरुकुल में जाते ही नहीं। तो आप देख रहे हो कि जितने भी युवा बच्चे हैं वो दिन भर टिकटॉक चलाने, उन्हें स्पीड इतनी रखते हैं गाड़ी की, आपने देखा होगा जो भी 18 से 25 साल की एज के बच्चे हैं कि 100-80-100, और न जाना कुछ नहीं, केवल जाकर टिकटॉक चलाना। भाई तुझे कोई कंपनी में जाकर ज्वाइन करना कि तू साइन करने की, तेरे को पहुँच कर साइन करने जल्दी पहुँचूँ, अब लेकिन जाकर टिकटॉक चलाना। बच्चों की जो माइंड है ना, वो एक तरह से ब्रेन खत्म हो चुका है। उनका ब्रेन जो ना, जब से फ्री नेट आया 2018 के बाद, बच्चों ने माइंड पे जोर लेना बंद ही कर दिया। आजकल के जो जनरेशन के बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको तो मोबाइल पैदा होते से ही थमा दे रहे हैं उनके माँ बाप, जो कि गलत है। बच्चे का जब तक बौद्धिक विकास ना हो जाए, उसे मानसिक तरह से संतुलन ना हो जाए कि मैंने किसके सामने क्या बात करनी, या रियल में जो मोबाइल में देखना हो उसमें क्या देखना है, क्योंकि मोबाइल तो नेट से जुड़ा है, नेट में कुछ भी आता है। और आप जानते ही हो कि ज़्यादातर जो समझदार बच्चे हैं वो ख़त्म पिक्चर है, मतलब कुछ करना ही नहीं ना उन्हें। स्कूल से उन्हें ऐसा लगता है उनके माता पिता को, मेरा बच्चा 60% ले आया, मतलब कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। उसका जो मेन विकास है वो ये है कि वो किसके बीच में बैठा है, कहाँ बैठा है, किससे बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, उसकी सभ्यता क्या है, उसका मैनर्स क्या है। लेकिन वो सब चीज़ें खत्म हो गई, शिक्षा पद्धति ही खत्म हो गई। अब ये रिटेल निवेशक फिर से लौट चलते हैं अपनी मार्केट पे। रिटेल निवेशकों की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वो केवल ये देखते हैं कि उसके बुआ के लड़के ने 1 लाख रुपए डाले शेयर मार्केट में, 2 करोड़ रुपए बना लिए। भाई उसने लेवरेज कितने दिन का लिया? उसके पास में टाइम का लेवरेज रहा होगा 10 साल, 15 साल, 20 साल। उसके पास पैसे का लेवरेज रहा होगा 1-2 करोड़ रुपया, या साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक कुछ नहीं। अगर कोई कुछ नहीं पढ़ता ना, तो मैं सबसे अच्छा उसको सजेस्ट करता हूँ कि साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक पढ़ ले, रिच रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ ले। मतलब ये ऐसी बुकें हैं जो कम से कम फाइनेंस को लेकर उसके अंदर एक ऐसी सोच डेवलप करती है कि यार रियल में पैसे को लेकर इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो जो ये हुआ, इससे तो बहुत ही दिक्कत का विषय है कहीं ना कहीं। अब बात कर लेते हैं कल। तो कल जो है आने वाले आंकड़ों पे नज़र डालेंगे, आंकड़े ही बताएंगे कि कल किस तरफ ले जाएगा बाजार को। आज जो बाजार 25,000 के ऊपर बंद हुआ है, हो सकता है आज रात को अमेरिका की डील थोड़ा हो जाए। डाउ जोन, नैस्डैक और तुम्हारा S&P 500 वो थोड़ा सा ऊपर दिख रहे थे, इसलिए आज बाजार में रिकवरी आई। रिकवरी के मुख्य पीछे जो सबसे बड़ी वजह रही, वो वजह रही तुम्हारा आईसीआईसीआई बैंक के काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए। जस्ट 1 मिनट साथियों। साथियों आज जो सबसे बड़ी बात रहेगी, आज 23 तारीख से मतलब प्रधानमंत्री जो है वो यूके जाने वाले हैं। तो ब्रिटेन से शायद जो है जो FTA पे समझौता कर लेंगे। FTA मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट,
मतलब भारत के कुछ देशों के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं, उस पर भी एक विस्तार से चर्चा रहेगी। और जो जस्टिस वर्मा हैं, जस्टिस वर्मा को लेकर के महाभियोग की चर्चाएं चल रही हैं। महाभियोग क्या होता है? किसी भी जज को हटाने के लिए 100 से ज़्यादा जो सांसद हैं वो अगर महाभियोग ला दें तो वो जज को हटाया जा सकता है। और जो जस्टिस वर्मा है उनके यहाँ पर नोटों के बोरे मिले थे, तो उसके चलते कहीं ना कहीं जो किरण रिजिजू हैं उनके 100 सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए। ऐसा हो सकता है मानसून सत्र में, जो कि अभी 21 जून से मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है, हो सकता है उनको हटाया जा सके। इस तरह की सिचुएशन अभी क्रिएट हो रही है मार्केट में। अभी पैनिक वाली सिचुएशन ना करें। देखो, ऑल ओवर अच्छी फंडामेंटली बिजनेस कंपनी उठा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सावधान रहकर सतर्क रहेगा। अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही कोई भी डिसीजन लें जो लेना। अगर आपको शेर खान के साथ डीमैट अकाउंट खुलाना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।